बच्चों, हम लोग कक्षा 8 विषय भूगोल के अंतर्गत पार्ट 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की विभिन्न परतों को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग केंद्र मंडल को देखेंगे, जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। पृथ्वी का ये जो आंतरिक भाग है, इसको हम लोग केंद्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगर चित्र के माध्यम से हम लोग देखें तो भूपटल और ये आपका गुरुमंडल, भूपटल और गुरुमंडल को छोड़ने के बाद से संपूर्ण जो भाग है, इसको हम लोग केंद्र मंडल कहते हैं, जिसकी मोटाई करीबन 3500 किलोमीटर है। 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर के मध्य ये भाग पाया जाता है, जिसको कि हम लोग केंद्र मंडल या कोर कहते हैं। जिसे हम लोग कोर कहते हैं, इसमें प्रधानतः बहुत ही भारी धातु जैसे निकल Ni और लोहा यानी Fe, जिसको हम लोग फेरियम कहते हैं इंग्लिश में, निकल और फेरियम से मिलने के कारण इसको हम लोग नीफे के नाम से भी जानते हैं, यानी गुरुमंडल को हम लोग नीफे भी कहते हैं। यह बहुत अधिक गहराई में पाया जाता है, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने अभी, ये 2900 किलोमीटर से लेकर 6070 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे तापमान भी बहुत अधिक है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब यहाँ पे तापमान पाया जाता है। निकल और फेरियम जैसे भारी तत्वों से ये बने रहने के कारण इसका घनत्व भी बहुत अधिक है। 9.1 से लेकर 13.1 ग्राम घन सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे घनत्व पाया जाता है। ये संपूर्ण क्षेत्र में घनत्व, उष्णता और चाप हर जगह समान नहीं है, हर जगह अलग अलग है, क्योंकि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, अभी भी गर्म और तप्त है, जिसके कारण उसके चाप में परिवर्तन होता है, उसकी उष्णता में परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण जो वैज्ञानिक है, उन्होंने केंद्र मंडल को दो फिर से प्रमुख भागों में विभाजित किया है। बाहरी केंद्र मंडल, ये बाहर वाला येलो भाग आप देख रहे हैं, और आंतरिक केंद्र मंडल यानी अंतर केंद्र मंडल। बाहरी केंद्र मंडल जो है आपका 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर के मध्य पाए जाते हैं, यानी गुरुमंडल के बाद का जो आंतरिक हिस्सा आता है उसको हम लोग बाहरी मंडल कहते हैं। ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे ताप और दबाव दोनों ही थोड़ा सा कम है, जिसके कारण जो पदार्थ अंदर के वो पूरी तरह से पिघल नहीं पाते हैं, बल्कि अर्ध तरल अवस्था में ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी के चारों तरफ ये गोल गोल घूम रही है, और यहाँ पे जो है लोहे के तत्व अधिक पाए जाते हैं, जिनके कारण लोहों के प्रचंड वेग के कारण और घूमने के कारण यहाँ चुंबकीय शक्ति का उत्पादन होता है। तो पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है उसी के कारण है, इस बाहरी केंद्र मंडल के कारण यहाँ लोहे के तत्व अधिक पाए जाते हैं, और तेज गति से घूमने के कारण उनमें चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वही अंत केंद्र मंडल को देखें तो इसकी मोटाई जो है 5100 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यहाँ पे भी चाप यानी दबाव, ताप और घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ताप बहुत अधिक है और दबाव भी अधिक। सबसे अंदर वाला केंद्र भाग है। अगर आपकी गोदी में 4-5 लोगों को बिठा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा दबाव आप ही के ऊपर लगेगा, ऊपर वाले हिस्से की तुलना में। उसी प्रकार पृथ्वी के जो ये भूपृष्ठ है, बाहरी भाग, गुरुमंडल, बाहरी मंडल और केंद्र मंडल सबसे केंद्र में बीच में, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक भार पाया जाता है। अत्यधिक भार के कारण इस मंडल में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कि लोहा और निकल, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये भाग बहुत ही कठोर अवस्था में रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में देखा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो है मुख्यतः 3 परत पाई जाती है। भूपटल जो कि 0 से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसके बीच में 100 किलोमीटर के मध्य में एस्थनोस्फीयर यानी कि दुर्बल मंडल। उसके बाद फिर गुरुमंडल जो कि आपके 60 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक के मध्य है, जिसके 2 भाग हैं, क्रोफेसीमा और नेफेसीमा। और फिर उसका आंतरिक भाग आ जाता है, जिसको कि हम लोग केंद्र मंडल कहते हैं, जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर के मध्य है, जिसके बाहरी केंद्र मंडल
2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के मध्य है और ये अर्ध तरल अवस्था में है। और अंत केंद्र मंडल जो कि 5100 से लेकर 6370 किलोमीटर के मध्य है, ये जो है अत्यधिक दबाव के कारण कठोर अवस्था में पाया जाता है। इस चित्र के द्वारा हम लोगों ने संपूर्ण जितने भी हमारे पृथ्वी के प्रमुख परतें हैं और उनके आंतरिक भागों को फिर से जो विभाजन किया हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं। इस चित्र को आप लोग कॉपी में बना लोगे, इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को देख के आप लोग उसी भाग में इस चित्र को बनाओगे और अच्छे से क्लियरली सबको डेफिनेट करोगे। अब हम लोग देखेंगे इस पार्ट से जुड़े हुए कुछ और अलग तत्व, जिसमें कि स्थेनोस्फीयर आता है। स्थेनोस्फीयर जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, भूपटल और गुरुमंडल के मध्य भाग है। भूपटल को हम लोग शिलामंडल के नाम से भी जानते हैं। भूपृष्ठ और गुरुमंडल के ऊपरी भाग को हम लोग शिलामंडल कहते हैं, जिसकी गहराई करीब 100 किलोमीटर के मध्य है। इसी शिलामंडल के नीचे और गुरुमंडल के ऊपर यानी कि आपके भूपटल और इस गुरुमंडल के ऊपर एक पतली सी परत पाई जाती है, जिसको कि हम लोग स्थेनोस्फीयर कहते हैं। स्थेनोस्फीयर एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दुर्बल स्तर। अब इसे दुर्बल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं ताप और दबाव के कारण गलित अवस्था में रहते हैं और नरम रहते हैं, यानी अर्ध तरल और अर्ध ठोस की अवस्था में। जैसे खजूर का गुड़ अभी आप लोगों के पास आ ही रहा होगा, ठंड में आप लोगों ने देखा है काफ़ी चिपचिपा रहता है, ना तो बहुत पतला रहता है ना ही बहुत घना। उसी प्रकार अर्ध तरल और अर्ध ठोस अवस्था में पाए जाने के कारण इसको हम लोग दुर्बल स्तर या फिर स्थेनोस्फीयर कहते हैं। इस अवस्था में जितने भी खनिज पदार्थ या पदार्थ रहते हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। भूगर्भ में ताप के कारण ये गर्म होकर हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं, और पृथ्वी पे जहाँ कहीं पे भी हल्की फटी हुई फटाल मिलता है या दरारें मिलती हैं उनसे ये बाहर आ जाती हैं और ऊपर की जो ठोस पदार्थ हैं वो फिर से भूगर्भ के अंदर नीचे चले जाते हैं और फिर से वो तरल अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार जो हम लोगों को लावा या फिर ज्वालामुखी उद्वेग के समय मैग्मा निकलता हुआ दिखाई देता है, इस स्थेनोस्फीयर से ही निकलता है और पर्वतों का या रिज का निर्माण करने में मदद करता है, जिसके बारे में बाद में हम लोग ज्वालामुखी उद्वेग या भूकंप के पाठ में पढ़ेंगे। इनके अलावा जो हमारी विभिन्न परतें पाई जाती हैं उन के मध्य कुछ अंतर पाया जाता है दबाव और घनत्व के अंतर के कारण, जिनको कि हम लोग व्युक्त रेखा कहते हैं। यानी व्युक्त रेखा किसे कहते हैं? भूपृष्ठ से केंद्र तक जहाँ जहाँ भूकंप तरंगों की गतिवेग में परिवर्तन होता है। हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मुख्यतः भूकंप की तरंगों से ही पता चलता है, पी और एस तरंगों के अंतर के कारण। तो वही जहाँ पे भूकंप की तरंगों की गतिवेग में परिवर्तन होता है, भूगोलविद जो हैं वो उनको व्युक्ति रेखा कहते हैं। यानी ताप और दबाव के अंतर के कारण जो हमें विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, वो जो मार्जिन एरिया है जहाँ से कि इन दोनों को अलग करते हैं उसको हम लोग व्युक्ति रेखा कहते हैं। विभिन्न प्रकार की व्युक्ति रेखा हमें पृथ्वी के भूपृष्ठ से लेकर केंद्र तक के मध्य पाई जाती है, जिनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्नाट व्युक्त रेखा, जो कि आपकी सियाल और सीमा के स्तरों के मध्य पाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों की पृथ्वी की जो प्राथमिक कहा जाए कि स्तर है भूपृष्ठ, सियाल और सीमा, इन दोनों के मध्य। यानी ये जो सियाल और सीमा रेखा के मध्य जो व्युक्ति रेखा पाई जाती है उसको हम लोग कर्नाट व्युक्त रेखा कहते हैं, इन दोनों के मध्यवर्ती भाग को। मोहरा-रोविस्की रेखा जो कि भूपृष्ठ और गुरुमंडल के मध्य, यानी कि आपके भूपृष्ठ और गुरुमंडल के मध्य ये जो वर्ती भाग है, यहाँ पे हमें मोहरोविस्की जो व्युक्ति रेखा है उसकी प्राप्ति हमें होती है। फिर से हम लोग देखते हैं कि गुरुमंडल को दो भाग हम लोगों ने किया था, क्रोफे सीमा और नेफे सीमा। तो इस क्रोफे सीमा और नेफे सीमा के मध्य जो है हमें रिप्ती व्युक्ति रेखा देखने के लिए मिलती है। गुटेनबर्ग रेखा उसी प्रकार गुरुमंडल और केंद्र मंडल के मध्य हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो हमारा गुरुमंडल है और केंद्र मंडल,
इन दोनों के मध्य यहाँ पे जो है हमें गुटेनबर्ग रेखा देखने के लिए मिलता है। बाहरी केंद्र मंडल और आंतरिक केंद्र मंडल, इन दोनों के मध्य जो है लेहमान रेखा हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि प्रमुख जो व्युक्ति रेखा है वह है कर्नाड व्युक्त रेखा, मोहरोविस्की रेखा, रेवती व्युक्ति रेखा, गुटेनबर्ग व्युक्ति रेखा और लेहमान व्युक्ति रेखा, और ये उनके क्षेत्र हैं या इलाके जिनके मध्य ये पाए जाते हैं। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है और इनसे संबंधित विभिन्न प्रश्न उत्तर आप लोगों को मैं भेजी हूँ, उनको आप लोग देखिए, अच्छे से इस पाठ को पढ़ के समझ जाओगे।